हेलो बच्चों, तो हम लोग रोटेशनल मोशन की स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग रोलिंग मोशन का स्टडी किए थे, ठीक है। और उसके बाद उसी को समराइज करते हुए थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में जो लास्ट कंडीशन देखे थे कि सिलेंडर था और ये क्या था, एक सरफेस पे लाई कर रहा था, ठीक है। और यहाँ पे सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ मास था, सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ मास था वो वी सेंटर ऑफ मास से मूव कर रहा था। और या फिर कह सकते हैं कि ए सेंटर ऑफ मास से क्या कर रहा था, यही हम लोग अपना लास्ट केस देखे थे, ट्रांसलेट कर रहा था। और साथ साथ क्या कर रहा था, अल्फा एंगुलर वेलोसिटी से, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रहा था। और साथ साथ इसमें क्या था, ओमेगा भी था, ओमेगा से भी रोटेट कर रहा था। किसके बेटा, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग जो कंडीशन दिए, इस कांटेक्ट पॉइंट के बारे में बात किए थे, कांटेक्ट पॉइंट पी। तो इस डायरेक्शन में क्या आ रहा था, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन आ रहा था ए सेंटर ऑफ मास। और इस डायरेक्शन में रोटेशन की वजह से एक्सेलरेशन आ रहा था अल्फा की वजह से, अल्फा आर, ठीक है। और बात किए थे कि अब इसके क्या कर रहे थे, यहाँ पे टुवर्ड द सेंटर एक और एक्सेलरेशन आ रहा था। वो किसके वजह से था, ये जो ओमेगा था, ओमेगा की वजह से रेडियल एक्सेलरेशन आ रहा था। वो किसके बराबर था, ओमेगा स्क्वायर आर के। और बात किए थे कि अगर प्योर रोलिंग की बात किया जाए, प्योर रोलिंग में हम लोग कंडीशन दिए थे कि अल्फा आर इक्वल टू क्या हो जाए, ए सेंटर ऑफ मास हो जाए। अल्फा आर इक्वल टू ए सेंटर ऑफ मास आ जाए तो हमारी बॉडी क्या कर रही थी, प्योरली रोटेट, हमारा जो सिलेंडर का रोटेशन था क्या था, प्योर रोटेशन था, रोटेशन या रोटेशन विदाउट स्लिपिंग इसे बोले थे, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा समराइज करेंगे, लिखेंगे फॉर प्योर रोटेशन। अब यहाँ पे ये बॉडी, ये जो पॉइंट था, पॉइंट पी था, जो सिलेंडर का पॉइंट था, वो क्या कर रहा था, अगर एक कंडीशन था, प्योर रोलिंग था। कौन सा कंडीशन था बेटा, प्योर रोलिंग के लिए, कि यहाँ पे एक्सेलरेशन एलॉन्ग द सरफेस, सरफेस के एलॉन्ग जो एक्सेलरेशन था पॉइंट पी का, वो तो जीरो था। पर इसके रेडियल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ पॉइंट पी का एक्सेलरेशन था ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। फिर भी हम बोले थे कि ये पॉइंट ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है, फिर भी हमारा जो मोशन होगा वो क्या होगा, प्योर रोलिंग होगा, ठीक है। यानी ये जो पॉइंट है सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कर सकता है, एक्सेलरेट कर सकता है, तब भी हमारा जो मोशन होगा वो रोलिंग मोशन ही होगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं रोलिंग मोशन के बारे में, फॉर प्योर रोलिंग और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट must not gain velocity with respect to surface। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट पी है, क्या इसके पास वेलोसिटी हो सकता है, बट सरफेस के रिस्पेक्ट में इसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं होना चाहिए। दिस कंडीशन अचीव only when
This condition achieve only when the point of contact remain in rest with respect to surface and point of contact have point of contact not point of contact have no acceleration with respect to surface and along the surface. जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बेटा उसके पास किसी भी स्टैंड पे विद रिस्पेक्ट एंड along the surface at any instant, यानी इसके विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, सरफेस पे रिस्पेक्ट में और सरफेस के एलांग इस पॉइंट के पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके पास एक्सेलरेशन हो सकता है। ठीक है, तो फॉर प्योर रोलिंग या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ये कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। फॉर प्योर रोलिंग V center of mass equal to omega r and A center of mass equal to alpha r both must hold। यानी अगर प्योर रोलिंग के कंडीशन में बेटा हम लोग क्या होल्ड करना चाहिए, ये भी होल्ड करना चाहिए, साथ साथ क्या होल्ड करना चाहिए, V सेंटर ऑफ मास इक्वल टू ओमेगा आर। ये दोनों कंडीशन क्या करना चाहिए, होल्ड करेगा, तभी हमारा जो रिजिड बॉडी है वो क्या होगा, प्योर रोलिंग कंडीशन में मूव करेगा। ठीक है, तो कौन कौन दो कंडीशन होल्ड करने चाहिए बेटा, पहला V सेंटर ऑफ मास इक्वल टू ओमेगा आर, दूसरा A सेंटर ऑफ मास इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, अल्फा। एंड dear sense of motion must be opposite। अगर कोई भी बॉडी अगर प्योर रोलिंग कर रहा है बेटा, कोई भी बॉडी सिलेंडर अगर प्योर रोलिंग कर रहा है तो एक तो होगा V सेंटर ऑफ मास, या फिर क्या कर ले A सेंटर ऑफ मास, और एक क्या होगा अल्फा होगा, और साथ साथ क्या होगा ओमेगा। तो कह रहा है कि जो ट्रांसलेशन की वजह से वेलोसिटी आ रही है,
या जो ट्रांसलेशन के वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है या वेलोसिटी आ रहा है, उसका सेंस रोटेशन के वजह से जो एक्सेलरेशन इस पॉइंट पी का एक्सेलरेशन आ रहा है, वो दोनों क्या होना चाहिए, अपोजिट इन सेंस होना चाहिए। यानी ये दोनों अगर अपोजिट सेंस में रहेगा तभी हमारी जो बॉडी है वो क्या करेगी, प्योर रोलिंग करेगी या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करेगी। ठीक, अगर दोनों का सेंस एक ही होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, या यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड भयंकर फॉरवर्ड स्लिपिंग होगी, या दोनों का अगर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भयंकर बैकवर्ड स्लिपिंग होगी। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस किए थे। और यहाँ पे और क्या बातें किए थे बेटा, कि जब हमारा यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ से जो एक्सिस पास करेगी इसी को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे। और यहाँ से हम लोग कंसेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का यूज करके ये जो सिलेंडर है इसके किसी भी पॉइंट का हम लोग क्या कर रहे थे, इजिली से लीनियर एक्सेलरेशन एंड लीनियर वेलोसिटी को फाइंड कर रहे थे। लेकिन जब ओमेगा प्रेजेंट था बेटा, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का जब कंसेप्ट यूज कर रहे थे, साथ साथ हमें ये भी साथ साथ हमारा जो पॉइंट पी है वो भी क्या कर रहा था, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा था। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ पे रिलेटिव कंसेप्ट को यूज कर रहे थे, यानी जो डिफरेंट पॉइंट का इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन यूज करके जो डिफरेंट पॉइंट का एक्सेलरेशन या वेलोसिटी आ रहा था वो इस पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में था, तो उसको हम लोग रिलेटिविटी का कंसेप्ट यूज करके किस रेस्पेक्ट में लिख रहे थे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिख रहे थे। इतनी बातें हम लोग प्रीवियस क्लास में किए थे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक होगा application of Newton law in application of Newton law in pure rolling और rolling without slipping। हम लोग क्या देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन लॉ इन प्योर रोलिंग दे। ठीक है, जो हमारा न्यूटन लॉ होता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ वो क्या होता है, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, कैसा भी मोशन हो बेटा, किसी भी बॉडी पे लगने वाला जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स वो किसके बराबर होगा, वो मास टाइम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। It is applicable for all kind of body and for all kind of motion। कैसा भी बॉडी हो, कैसा भी मोशन कर रहा हो, ये जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है ये हमेशा क्या होता है, अप्लीकेबल होता है, बट ओनली फॉर किसके लिए होता है बेटा, इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम या इसी को क्या कर देते हैं, ग्राउंड फ्रेम कर लेते हैं। तो ये हमेशा होल्ड करता है, चाहे कैसा भी मोशन हो, कैसा भी बॉडी हो, सारे मोशन के लिए ये हमेशा अप्लीकेबल होता है, बशर्ते कि हमारा जो फ्रेम है वो कैसा होना चाहिए, इनर्शियल फ्रेम होना चाहिए, यानी ऑब्जर्वर क्या हो, नॉन एक्सेलरेटेड कंडीशन में। ठीक है, अदरवाइज नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये क्या हो जाता है, नॉट एप्लीकेबल हो जाता है। फिर इसको एप्लीकेबल कराने के लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा फोर्स दिखाना पड़ता है, और वो फोर्स
को क्या बोलते हैं हम लोग, सूडो फोर्स बोलते हैं, ठीक है। बट फॉर यूजिंग फॉर यूजिंग फॉर यूजिंग टाउ इक्वल टू आई अल्फा। तो प्योर रोलिंग में हम लोग क्या देखते हैं बेटा, मान लो अगर ये हमारा सिलेंडर है और ये इस सरफेस पे क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है। ये इसका सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास से मूव कर रहा है और ये अल्फा से रोटेट कर रहा है, या फिर कह सकते हैं वी सेंटर ऑफ मास से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट था, ये यहाँ पे क्या आ रहा था, ये सेंटर ऑफ मास फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इस पॉइंट पी के पास एक और एक्सेलरेशन आ रहा था, उसके क्या बोल रहे थे, अल्फा। और फॉर प्योर रोटेशन हम लोग बात कर रहे थे, जो बॉडी पी का एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन ऑफ पी क्या था, जीरो था। क्यों जीरो था, क्योंकि अल्फा आर इक्वल टू किसके हो जा रहा है, ए सेंटर ऑफ मास के बराबर। तो बेटा इस कंडीशन में टाउ इक्वल टू आई अल्फा यूज करने के लिए, एक तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, फॉर यूजिंग टाउ इक्वल टू आई अल्फा अबाउट सेंटर ऑफ मास, जब हम लोग टाउ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास अल्फा यूज करते हैं, तो अगर कैसा भी मोशन हो, चाहे इस बॉडी चाहे प्योर रोलिंग हो या रोलिंग विथ स्लिपिंग हो, या फिर ये क्या हो, फ्रेम ही क्या कर रहा हो, ये जो सरफेस है यही एक्सेलरेट कर रहा हो, या फिर यहाँ पे स्लिपिंग हो रही हो, हर कंडीशन में ये अप्लीकेबल होगा। क्योंकि हम लोग जब कंबाइंड ट्रांसलेशनल या रोटेशनल मोशन पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग देखे थे कि जब हम लोग, हालांकि ये जो फ्रेम है ये क्या एक्सेलरेटेड फ्रेम है, सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, फिर भी हम लोग जितने भी पार्टिकल के सूडो फोर्स थे, सारे सूडो फोर्स का जब टार्क ले रहे थे अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो वो सब टार्क क्या हो जा रहा था, जीरो हो जा रहा था। तो ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हुए भी, ये जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या कर रहे थे, इनर्शियल फ्रेम जैसा, नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हुए भी सारे सूडो फोर्सेस का जब टॉर्क जीरो हो जा रहा था, तो ये कैसा बिहेव कर रहा था, इनर्शियल फ्रेम जैसा बिहेव कर रहा था। तो इसको हम लोग आराम से यूज कर रहे थे, किसके अबाउट बेटा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। लेकिन हमारे यहाँ प्योर रोलिंग के कंडीशन में हमारे पास दो एडवांटेज होते हैं। ये जो एक्सिस होता है, ये जो एक्सिस होता है बेटा, जो ए एक्सिस यहाँ से पास होता है, इसी को क्या हम लोग बोलते हैं, ये जो एक्सिस पास होता है इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। और इसके अबाउट भी हम लोग क्या करते हैं, टाउ इक्वल टू आई अल्फा यूज कर सकते हैं। तो ये कैसे यूज कर सकते हैं, टाउ पी इक्वल टू आई पी अल्फा, इसको भी क्या कर सकते हैं बेटा, हम लोग यूज कर सकते हैं। बशर्ते हमें ये ध्यान देना होगा, क्या ध्यान देना होगा बेटा, कि जो ये सरफेस है वो इटसेल्फ एक्सेलरेटेड ना हो। पहला कंडीशन, सरफेस मस्ट नॉट बी एक्सेलरेटेड। इसको पूरा होने के लिए पहला कंडीशन क्या है, सरफेस मस्ट नॉट एक्सेलरेटेड, दूसरा द मोशन इज the motion must be pure rotation, there must be
देयर मस्ट नॉट बी स्लीपिंग। किसी भी प्रकार की स्लीपिंग नहीं होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन जब हम लोग टाउ इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास अल्फा यूज कर रहे हैं तो ये उस कंडीशन में भी यूज, प्योर रोलिंग में तो यूज होगा ही होगा जब स्लीपिंग हो रहा हो, यहाँ पे बैकवर्ड स्लीपिंग हो या फॉरवर्ड स्लीपिंग हो, उस कंडीशन में भी इसको यूज कर सकते हैं। और जब हमारा जो ये सरफेस है अगर ये इटसेल्फ एक्सलेटेड हो तो उस कंडीशन में भी ये क्या है, अप्लीकेबल है। यानी ये कह सकते हैं इट इज अप्लीकेबल इन, इट इज अप्लीकेबल इन ऑल कंडीशन। क्यों हर कंडीशन में अप्लीकेबल है बेटा? बिकॉज क्योंकि जो सूडो फोर्सेस है, जो सूडो फोर्सेस हैं उनके कारण जो सूडो फोर्सेस आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल पे, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल पे सूडो फोर्सेस आ रहे हैं, जब उसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट टार्क लिया जाता है तो उसका जो टार्क होता है, सारे सूडो फोर्सेस का टार्क होता है अबाउट सेंटर ऑफ मास 0 होता है। इसलिए ये नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हुए भी ये इनर्शियल फ्रेम जैसा बिहेव करता है। इसलिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस इक्वेशन को हर कंडीशन में हम लोग यूज कर सकते हैं, चाहे सरफेस एसोलेटेड हो, चाहे न एसोलेटेड हो, चाहे बैकवर्ड स्लिपिंग हो रही हो, चाहे फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही हो, चाहे प्योर रोलिंग हो, हर कंडीशन में सेंटर ऑफ मास के अबाउट टाउ इक्वल टू आई अल्फा को हम लोग यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये क्या, सपोज कर लेते हैं ये हमारा सिलेंडर है और ये हमारा क्या कर रहा है, सरफेस पे मूव कर रहा है। और यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है किससे एक्सेलरेट कर रहा है, ये सेंटर ऑफ मास से ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन है इसमें, और साथ साथ अल्फा से रोटेट कर रहा है, जिसके वजह से इस पॉइंट पे एक एक्सेलरेशन आ रहा है ए सेंटर ऑफ मास और दूसरा एक्सेलरेशन आ रहा है अल्फा आर। एंड इफ जो पॉइंट पी है इसका एक्सेलरेशन फॉर प्योर रोलिंग 0 हो रहा है, यानी अल्फा आर किसके बराबर है, ए सेंटर ऑफ मास के बराबर है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे थे, टाउ इक्वल टू टाउ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास अल्फा, और दूसरा जो टाउ पी इस पॉइंट के अबाउट भी यूज कर रहे थे आई पी अल्फा। तो यानी हमें प्योर रोटेशनल मोशन में इस टाउ इक्वल टू आई अल्फा को यूज करने का दो केस बन जाता है, या तो हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट यूज कर लें या फिर किसके अबाउट यूज कर लें, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो नॉन एक्सेलरेटेड है उसके अबाउट यूज कर लें। तो प्रश्न आता है कि क्या जो हमारा ये अगर ओमेगा है, ये हमारा जो ओमेगा और अल्फा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, वही क्या इस पॉइंट के अबाउट भी वही ओमेगा और अल्फा होगा? तो हम लोग पहले प्रीवियस क्लास में ये देख चुके हैं कि अल्फा एंड ओमेगा बोथ must be same for the, या फिर ओमेगा एंड अल्फा मस्ट बी सेम फॉर बोथ एक्सिस, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन and axis passing through सेंटर ऑफ मास। ठीक, अब इस चीजों को तुम लोग लिख लोगे, अभी जो हम लोग डिस्कस किए हैं कि लिखें, नहीं लिख लोगे?
चलो लिख लेते हैं दो तीन पॉइंट तुम लोगों को। पहला पॉइंट, टाउ इक्वल टू टाउ सेंटर ऑफ मास, यहां पे लिखेंगे वी हैव 2 पॉइंट या 2 एक्सिस इन प्योर रोलिंग about which we can use tau equal to I alpha. One is axis passing through center of mass, and other is instantaneous axis of rotation, which is axis passing through point of contact, which is not accelerated. जब एक्सलेटेड रहेगा बेटा तो वहां पे हम लोग टाउ विच इज नॉट एक्सलेटेड। अब चलो अलग अलग देखते हैं। यहाँ पे लिखोगे टाउ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास अल्फा, मस्ट बी यूज in all condition in pure rolling or rolling with slipping। It also used when surface is itself accelerated। यानी ये अगर रोलिंग भी हो, प्योर रोलिंग भी हो, रोलिंग विथ स्लिपिंग हो या फिर सरफेस एक्सलेटेड हो, हर कंडीशन में इसको हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक, अगला पॉइंट लिखते हैं। टाउ पी इक्वल टू आई पी अल्फा, इट इज यूज in only pure rolling or rolling without slipping, and it does not used
in the condition when is moving, surface have velocity as well as well as acceleration। ये उस कंडीशन में यूज नहीं किया जा सकता है जब सरफेस क्या कर रहा हो, इट सेल्फ मूव कर रहा हो, ठीक है। या फिर क्या हो, देयर इट आल्सो नॉट यूज्ड, it also not used when there is rolling with स्लीपिंग। कैसा रोलिंग विथ स्लीपिंग हो सकता है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, बैकवर्ड और क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं बेटा, क्योंकि जैसे ही हमारा क्या करेगा, सरफेस मूव करेगा या एक्सेलरेट करेगा या फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या करेगा, स्लिप करेगा, तो हमारा जो पॉइंट P है उसके बाद क्या, उसके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। और उस कंडीशन में जैसे ही पॉइंट P के पास एक्सेलरेशन आ जाता है तो ये कैसा फ्रेम बन जाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाता है। उसके बाद हमें क्या लेना पड़ेगा, सारे जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल होंगे सिलेंडर के रिजिड बॉडी के, उस पे सब पे हमें क्या दिखाना पड़ेगा, सूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा, जो उस पार्टिकल के मास और जो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो अब सारे फोर्सेस का हमें सूडो फोर्सेस का टॉक लेना पड़ेगा और सिचुएशन क्या हो जाएगी, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तो हम हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम को अवॉइड करेंगे, एक अलग पॉइंट लिखेंगे, अवॉइड नॉन इनर्शियल ऑलवेज अवॉइड नॉन इनर्शियल फ्रेम। हमें क्या करना है, हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम को अवॉइड करना है, क्योंकि इससे हमें सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जब हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट यूज कर रहे थे तो हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि जो जितने भी सूडो फोर्सेस हैं सबका सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क 0 आ जाता है। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हुए भी कैसा बिहेव करता है, एज ए इनर्शियल फ्रेम बिहेव करता है। इसलिए हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट चाहे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेटेड फ्रेम है, फिर भी हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट टाउ इक्वल टू आई अल्फा को इजीली यूज कर पाते हैं, एकदम इनर्शियल फ्रेम के जैसे। क्या है ये, सफिशिएंटली रफ सरफेस पे, सिलेंडर कहाँ है बेटा, सफिशिएंटली रफ सरफेस पे है, जिसका रेडियस क्या है, रेडियस r है, और यहाँ पे एक क्या है, सफिशिएंटली रफ सरफेस क्या है, सफिशिएंटली रफ, ठीक। और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F, एक कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई हो रहा है, और ये मास क्या है, सिलेंडर का m है, और ये सिलेंडर इनिशियली इन रेस्ट में है, तो लिख लेते हैं सिलेंडर इज इन रेस्ट में है। देन ए कांस्टेंट फोर्स F applied as shown
देन फाइंड ए सेंटर ऑफ मास। इसका क्या फाइंड करना है बेटा? सेंटर ऑफ मास का ए सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। एंड फ्रिक्शन डेवलप, फ्रिक्शन डेवलप्ड भी फाइंड करना है। एंड आल्सो फाइंड मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन so that motion is rolling without slipping। ये क्वेश्चन है अपना बेटा, इसको सॉल्व करना है। यानी हमें रोलिंग मोशन में न्यूटन लॉ को अप्लाई करना पड़ेगा। चलो अब यहाँ पे देखो बेटा, चूंकि ये मोशन क्या है, रोलिंग मोशन है, तो हमें दो पॉइंट मिल जाते हैं जिसके अबाउट हम लोग टाउ इक्वल टू आई अल्फा को यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, वो दो इक्वेशन कौन कौन सा है बेटा? एफ इक्वल टू एम ए सेंटर ऑफ मास, ये तो हर कंडीशन में अप्लाई होता है, बशर्ते हमारा क्या हो, इनर्शियल फ्रेम में। ये नॉन एसिलेटेड फ्रेम में हमेशा किसी भी बॉडी के लिए कैसा भी मोशन हो अप्लाई होगा। दूसरा, हमें टाउ इक्वल टू आई अल्फा, टाउ इक्वल टू आई अल्फा को यूज करने का दो एडवांटेज मिल जाते हैं। यानी दो ऐसे पॉइंट मिल रहे हैं जिसके अबाउट हम लोग टाउ इक्वल टू आई अल्फा को यूज कर सकते हैं। पहला, अबाउट सेंटर ऑफ मास, यानी टाउ इक्वल टू सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास अल्फा, इसको यूज कर सकते हैं। इसी का दूसरा केस, टाउ पी इक्वल टू आई पी अल्फा, ये हर कंडीशन में यूज होता है। ये उस कंडीशन में यूज होता है बेटा जब हमारा प्योर रोलिंग हो और जो सरफेस है वो नॉन एसिलेटेड हो, यानी मोशन हमेशा जो सरफेस क्या हो, रेस्ट में हो। सरफेस मस्ट बी फिक्स्ड, सरफेस क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। एंड मोशन प्योर रोलिंग, यानी हमारे पास इसको तो ऐसे यूज करेंगे, पहला और दूसरा दो मेथड हमारे पास बन जाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग एक एक को बारी बारी देखेंगे बेटा। पहले यूज करेंगे मेथड वन, पहले देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, मेथड वन। और मेथड वन कौन सा मेथड है बेटा? यूजिंग कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, यूजिंग कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब देखो बेटा, हमारे पास ये सिलेंडर है जो ऐसे रफ सरफेस पे लाई करता है और इसका सेंटर ऑफ मास ए है, और इस पे जैसे ही फोर्स एफ अप्लाई होता है बेटा, फोर्स एफ अप्लाई होगा तो इसका ए सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। और साथ साथ क्या होगा, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं रहेगा, एक फ्रिक्शन है, तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। यानी जब हमारा फॉरवर्ड स्लिपिंग होगा तो फ्रिक्शन पीछे के डायरेक्शन में लगेगा, अगर जब बैकवर्ड स्लिपिंग होगा तो फ्रिक्शन हमारा किस डायरेक्शन में लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमें पहले पता करना
अब पता करते हैं, तो एक ट्रायल लेते हैं, ट्रायल में पता करेंगे कि हमारा, यहाँ पे एक ट्रायल लेते हैं। पहले मान लो कि हमारा जो सिलेंडर है और जो रफ सरफेस है उसके बीच में ये क्या है, सरफेस क्या है, स्मूथ है। ऐसा मान लिया कि सरफेस स्मूथ है, जैसे इस पे एफ अप्लाई हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, एफ इक्वल टू एम सेंटर ऑफ मास, यानी ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एफ बाई एम। यहाँ पे एक ही फोर्स है जो क्या कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है, ये सेंटर ऑफ मास है। और इसके अबाउट अगर अल्फा हम लोग देखें तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जो सिलेंडर किस डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी रखता है, इसमें टेंडेंसी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए, तो फ्रिक्शन हमेशा किस डायरेक्शन में लग जाएगा, पीछे के। ये आंसर नहीं होगा, ये क्या है, ये ट्रायल है। ठीक, तो यानी हमें क्या पता चल गया बेटा, हमें पता चल गया फ्रिक्शन का डायरेक्शन, और फ्रिक्शन का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे फ्रिक्शन इधर लग रहा है। अब इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम लोग क्या यूज कर लेंगे, पहले तो नेट एफ इक्वल टू यम, यम ए सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो एफ क्या है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पे क्या ऐसे इसका टास्क बन रहा है, यानी अल्फा हमारा इसी डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, एफ माइनस एफ आर फ्रिक्शन फोर्स और एक किसके बराबर हो जाएगा, मास टाइम एक्सेलरेशन। एक इक्वेशन हमारा 1 हो गया। दूसरा देखेंगे, अब इन दोनों फोर्सेस का टाक लेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो यहाँ पे एक फोर्स तो क्या कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, एफ का टाक 0 हो जाएगा। एफ आर का टाक देखेंगे, एफ आर इंटू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अल्फा एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। अब यहाँ से एक आर से आर कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ आर इक्वल टू एम बाई 2 आर अल्फा। अब यहाँ पे क्या है बेटा, प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग के कंडीशन में क्या हो जाता है, अगर यहाँ पे प्योर रोलिंग है तो जो ए सेंटर ऑफ मास है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, आर अल्फा के बराबर होगा। ये कौन अधिकार देता है कि ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आर अल्फा, ये कहां से हमें अधिकार मिला है, क्योंकि मोशन हमारा क्या है, प्योर रोलिंग है। प्योर रोलिंग है तो यहाँ पे लिख सकते हैं एफ आर इक्वल टू एम ए सेंटर ऑफ मास बाई 2। अब हमें ए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू पुट कर फाइंड करनी है, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में, तो एफ माइनस एम बाई 2 ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू एम ए सेंटर ऑफ मास। यहाँ से एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इस डायरेक्शन में जुड़ जाएगा 3/2 एम ए सेंटर ऑफ मास। या फिर कह सकते हैं कि ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2F/3F। पहला चीज फाइंड हो गया, जो हमें फाइंड करना था, हमें क्या फाइंड करना था, सेंटर ऑफ मास। अब हमें फाइंड करना है फ्रिक्शन डेवलप। तो फ्रिक्शन कितना लगा होगा बेटा, यही फ्रिक्शन है एफ आर, और एफ आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, एफ आर इक्वल टू एम बाई 2, ए सेंटर ऑफ मास कितना है 2F/3M। यहाँ से m काट देंगे, एफ इक्वल टू 2/3/2 है बेटा। एफ इक्वल टू क्या है, एफ आर इक्वल टू क्या है, m/2 ए सेंटर ऑफ मास, F/2 2F/3M सही है। तो यहाँ पे एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, m से m कट गया, 2 से 2 कट गया, F/,
अब यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है हमें, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू फाइंड करना है, तो एम किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ऊपर, यानी एम जी किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, नीचे डायरेक्शन में, और एन ऊपर डायरेक्शन में। यहाँ पे कोई भी एक्सलेशन नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, एफ आर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, म्यू एम जी। तो ये क्या हो गया, एफ बाई 3 म्यू एम जी। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू 3। अब ये बेटा क्या हो गया हमारा मेथड 1। अब मेथड 2 में देखेंगे। मेथड 1 में हमें क्या फाइंड करना पड़ रहा था बेटा, फ्रिक्शन फाइंड कर, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना पड़ रहा था। लेकिन मेथड 2 में यानी हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ मेथड 2 को ध्यान से देखो, वही सिलेंडर है। तो यहाँ पे हम लोग टाउ इक्वल टू आई अल्फा किसके अबाउट लगाएंगे, इस पॉइंट पी के अबाउट। ठीक, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था एफ, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास, ये हमारा क्या है, रेडियस है। तो हमें यहाँ पे क्या बेनिफिट मिल रहा है बेटा, क्योंकि क्या यहाँ पे ए सेंटर ऑफ मास, अल्फा आर, यानी ए सेंटर ऑफ मास किसके बराबर है बेटा, अल्फा आर के बराबर है, क्योंकि मोशन क्या है, प्योर रोलिंग। अब यहाँ पे एडवांटेज देखो हमें क्या मिल रहा है कि हमें डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स को शो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब इसी पॉइंट एक्सिस के अबाउट जब हम लोग रोटेशन ले इसी एक्सिस के अबाउट जब हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अबाउट टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगाएंगे, तो एफ का जो टार्क हो, जो फ्रिक्शन फोर्स का टार्क होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी हमें इस पॉइंट, हमें सब एडवांस में हमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस चीज को लिखना है तो लिख लो, देयर इज नो नीड, देयर इज नो नीड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन in advance, because the friction force passes to point of rotation। इस क्वेश्चन, इस मेथड में बेटा हमें एडवांस में फ्रिक्शन का डायरेक्शन फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि जो फ्रिक्शन होगा वो कहाँ, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पॉइंट ऑफ रोटेशन या एक्सिस से ही पास करेगा, जिसका टार्क हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा, तो यहाँ पे देखो एफ इक्वल टू एम में सेंटर ऑफ मास, तो पहले टाउ इक्वल टू आई अल्फा यूज कर लेते हैं। टाउ इक्वल टू आई अल्फा यूज करोगे तो यहाँ पे देखो टेंजेंट फोर्स इधर लग रहा है और इसके अबाउट, तो यहाँ पे टार्क इस डायरेक्शन में होगा, यानी अल्फा किस डायरेक्शन में होगा, इसको ऐसे रोटेट करेगा, यानी ए डायरेक्शन अल्फा का होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं टॉर्क, टॉर्क कितना है, एफ आर इक्वल टू आई अल्फा
आई कितना हो जाएगा, पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर अल्फा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर इसको यहाँ आर डिस्टेंस ट्रांसफर किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एफ आर इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वायर अल्फा, एक आर से एक आर कट जाएगा, यहाँ पे आर अल्फा इक्वल टू ए सेंटर ऑफ मास, क्यों बेटा, क्योंकि मोशन इज प्योर रोलिंग, तो यहाँ पे एफ इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 3/2 एम ए सेंटर ऑफ, यानी सेंटर ऑफ मास, ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 2F/3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे ध्यान दो कि जो सेंटर एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इसके बराबर है, यानी यह बराबर, अगर स्मूथ होता तो कितना होता, स्मूथ होता तो कितना होता, F/m होता, और ये 2F, यानी थोड़ा सा कम हुआ है सेंटर ऑफ एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो फ्रिक्शन लगा होगा, और फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगा होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इधर लगा होगा फ्रिक्शन। ठीक, अब यहाँ से पता चल गया हमें फ्रिक्शन, जैसे ही फ्रिक्शन पता चल गया तो हम लोग क्या यूज कर लेंगे, हम लोग यूज कर लेंगे एफ माइनस एफ आर इक्वल टू एम ए सेंटर ऑफ मास, ए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, एफ माइनस एफ आर इक्वल टू एम इंटू 2F/3m, एम से एम काट देंगे, यानी यहाँ पे क्या आ गया, एफ आर इक्वल टू एफ आर इक्वल टू, अब एफ इस डायरेक्शन में गया तो एफ माइनस 2F/3, तो एफ आर इक्वल टू क्या हो गया, F/, अगर हमें म्यू फाइंड करना है तो क्या करेंगे, एम जी नीचे डायरेक्शन में लगेगा और उसका रिएक्शन फोर्स एन ऊपर डायरेक्शन में, तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा, म्यू एम जी, दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो F/3 इक्वल टू म्यू एम जी, यहाँ से म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/3m। ठीक है, सॉल्व हो गया। चलो एक और क्वेश्चन लेंगे बेटा, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक क्या ले ले, सिलेंडर ही लेते हैं, एक सिलेंडर है, सिलेंडर है और ये सरफेस क्या है, सफिशिएंटली रफ, यहाँ पे आर है, और यहाँ जो सबसे अपर पॉइंट है, जो सबसे ऊपर का पॉइंट है बेटा, यहीं पे एक फोर्स एफ लग रहा है, ठीक, तो अब मोशन क्या है, मोशन इज प्योर रोलिंग, मोशन क्या है, प्योर रोलिंग है, देन फाइंड
ए सेंटर ऑफ मास, फ्रिक्शन फोर्स डेवलप, मिनिमम म्यू आर रोलिंग विदाउट यानी प्रीवियस क्वेश्चन ही है, बस यहाँ पे फोर्स जो क्या है यहाँ पे बीच में न लग के ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगा हुआ है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करो, और दोनों मेथड से सॉल्व करना, दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहाँ पे हम लोग मेथड चेंज करेंगे, जो उस क्वेश्चन में दूसरा मेथड था उसको यहाँ पे क्या बना लेंगे, मेथड फर्स्ट। किसके यूज करेंगे, टाउ पी इक्वल टू आई पी अल्फा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से सॉल्व करने में, इस मेथड से हमें फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्शन को एडवांस में फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें एडवांस में फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये हमारा क्या है, सिलेंडर। यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है एफ। और ये सेंटर ऑफ मास, और इसी पॉइंट के अबाउट हमारा एक्सिस है, और इसी पॉइंट के अलाउट अबाउट हमें क्या लगाना है, टाउ इक्वल टू एम में। तो पहले तो प्योर रोलिंग हो रहा है बेटा, प्योर रोलिंग हो रहा है, तो अगर ऐसे रोटेट करेगा, रोटेट करेगा तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में अल्फा आएगा अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखें तो, और ऐसे इसके अबाउट देखें तो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, अल्फा इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग टाउ इक्वल टू आई अल्फा यूज कर लेते हैं। तो टाउ पी इक्वल टू क्या यूज करेंगे, आई पी अल्फा। तो टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, एफ इंटू 2r इक्वल टू किसके, आई कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 सेंटर ऑफ मास के अबाउट, प्लस एम आर स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे देखो, एफ इंटू 2r इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वायर अल्फा। आर से आर को काट देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू, और साथ में क्या करेंगे, आर अल्फा। आर अल्फा किसके बराबर है, ए सेंटर ऑफ मास के बराबर। ये परमिशन हमें कौन दिया है, ये अधिकार कौन दिया है, बिकॉज द मोशन इज प्योर रोलिंग, बिकॉज मोशन इज प्योर रोलिंग। देन हमारा क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू, हमारा क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू, एफ इक्वल टू यानी 2f इक्वल टू 3/2 एम ए सेंटर ऑफ मास, यानी एफ इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 3/4 एम ए सेंटर ऑफ मास। यानी यहां से लिख सकते हैं ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 4f/3। ठीक है बेटा, इतनी चीजें आ गई।
अब यहाँ पे एक डायग्राम बना के देख लेंगे। जैसे ये हमारा क्या था, सिलेंडर था। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देखो बेटा कि इस डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, इस डायरेक्शन में हमारा ए सेंटर ऑफ मास होगा और इस डायरेक्शन में क्या होगा, अल्फा आर होगा। यहाँ पे अल्फा आर की वैल्यू देखो, ए सेंटर ऑफ मास क्या है, 4, यहाँ पे क्या है, ए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या है, 4F, जितना एफ के वजह से सेंटर ऑफ में एक्सेलरेशन आना चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है। यानी हमारा जो है एफ आर अल्फा की वैल्यू क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है। तो हमारा फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा बेटा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो हम लोग आगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर ले लेते हैं अपना सिलेंडर, ठीक। अब सारे डायरेक्शन को दिखाते हैं कि हमारा क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ए क्या फोर्स लग रहा था, अपर डायरेक्शन, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है सिलेंडर के एफ, और फ्रिक्शन फोर्स हमारा इस, यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स ए डोमिनेट कर रहा है बेटा, आर अल्फा डोमिनेट कर रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिया हमारा फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, ठीक। और ये बॉडी कैसे रोल करेगी, बॉडी इस तरह से, अल्फा से सेंटर आप यहाँ पे ये इसके अबाउट लिए हैं। तो अल्फा किस डायरेक्शन में होगा, अल्फा तो इसी डायरेक्शन में होगा। तो नेट फोर्स की बात करो तो ए सेंटर ऑफ मास इसी डायरेक्शन में है, और ए सेंटर ऑफ मास किसके बराबर हो जाएगा, एफ प्लस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू एम ए सेंटर ऑफ मास, यही होगा बेटा। अब यहाँ ए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू पुट कर देंगे, एफ इक्वल प्लस एफ आर, ए सेंटर ऑफ मास कितना है, एम मल्टीप्लाई बाई 4F डिवाइड बाई 3M, यहाँ से एम कट जाएगा। तो यहाँ पे एफ आके घटेगा बेटा, तो एफ आर यानी फ्रिक्शन फोर्स डेवलप्ड कितना आ गया बेटा, इसमें से एफ घट जाएगा तो 3, यानी ये कितना हो गया, 4F/3 माइनस एफ, यानी 3F/3, यानी क्या आ गया, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू आ गया F/3। यहाँ से हम लोग इजिली म्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। म्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे क्या है, ए एम जी इस डायरेक्शन में लगेगा और एन वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी फोर्सेस नहीं है। तो F/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू एम जी। तो यानी म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/3mg। क्लियर है बेटा, ये सोल्यूशन था पूरा। मेथड 1 देखे, यानी इस पॉइंट के अबाउट कंप्लीट रोटेशन को मान के सॉल्व किए हैं। अब हम लोग लगाते हैं बेटा कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, और इसी को क्या बोल रहे थे, मेथड 2। अब बेटा जब कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब हम लोग टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगाते हैं, देख लेते हैं डायग्राम। ये हमारा क्या सेंटर ऑफ मास है, ये हमारा क्या था, एफ लग रहा था यहाँ पे, ये हमारा एन इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि अपोजिट एम जी।
अब हमें फाइंड करना पड़ेगा बेटा कि इसका डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा। अगर फाइंड भी नहीं करे तो भी काम होगा कि किसी एक डायरेक्शन में मान लेंगे, अगर पॉजिटिव आ जाएगा फ्रिक्शन फोर्स तो हम लोग मान लेंगे कि जो लिया गया डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अगर निगेटिव आ जाती है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू तो उसके जो लिया गया है एज्यूम डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या कर लेंगे, अपने फ्रिक्शन फोर्स को मान लेंगे बेटा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग ट्रायल मेथड से फाइंड करते हैं कि हमारा फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या है। तो एक ट्रायल मेथड लेते हैं। ये मान लेंगे कि ये जो हमारा स्मूथ है, ये सरफेस क्या है, स्मूथ है। जैसे ही स्मूथ मान लिए तो कोई भी फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, तो F इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, M सेंटर ऑफ मास, यानी A सेंटर ऑफ मास इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, F बाई M के। अब टार्क इक्वल टू इसी अब इस पॉइंट के अबाउट टार्क लेंगे तो अल्फा टार्क का डायरेक्शन यही होगा, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अल्फा। टाउ किसके बराबर है, एफ आर। आई क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 अल्फा, आर से आर काट देंगे तो आर अल्फा किसके बराबर हो गया, आर अल्फा इक्वल टू, या ए सेंटर ऑफ मास, आर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2F बाई एम। यहाँ पे ध्यान दो, जो हमारा फोर्स की वजह से अगर स्मूथ रहता तो क्या सेंटर ऑफ मास इतना ही आता, लेकिन अल्फा की वजह से क्या है कि आर अल्फा हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग के केस में आर अल्फा हमारा क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है ये सेंटर ऑफ मास से। आर अल्फा हमारा डोमिनेट कर रहा है, तो यानी फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा बेटा, फ्रिक्शन फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा। क्योंकि ये आर अल्फा ज्यादा है तो बैकवर्ड स्लिपिंग हो रही है, इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा, और यहाँ एफ लगा हुआ है। अब ये क्या था बेटा, अपना ट्रायल था। ये सिर्फ इसलिए था कि हम लोग क्या करें, अपने फ्रिक्शन फोर्स को के डायरेक्शन को फाइंड कर ले। यद्यपि हम लोग ऑल्दो अगर फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड नहीं करते हैं तो भी किसी भी डायरेक्शन में एज्यूम कर लेंगे, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग देखेंगे कि जो एफ आर की वैल्यू आ रही है निगेटिव आ रही है, तो हम लोग अपने फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्शन को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। ऑल्दो हमें पता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स क्या है, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्शन को यही मान के चल रहे हैं। हमें पता है फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन, फिर भी हम जानबूझ के इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन ले रहे हैं। अब देखो, अब चूंकि रोटेशन ऐसे ही है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लेना है, तो ये क्या करेगा, अल्फा तो इसी डायरेक्शन में आएगा। ठीक, तो यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाते हैं, तो एफ आर माइनस एफ फ्रिक्शन फोर्स इंटू आर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 अल्फा। अब यहाँ से आर सारे आर को काट देंगे, और ये क्या हो जाएगा, एफ माइनस एफ आर इक्वल टू एम बाई 2 ए सेंटर ऑफ मास। ऐसा क्यों लिख पाए बेटा, ऐसा इसलिए लिख पाए हैं, ऐसा इसलिए लिख पाए हम लोग, ऐसा इसलिए हम लोग लिख पाए हैं क्योंकि अगर प्योर रोलिंग के केस में आर अल्फा आर इक्वल टू किसके हो जाएगा, एम सेंटर ऑफ मास। चलो, यहाँ पे जगह का थोड़ा अभाव है, इसको इरेज कर लेते हैं और यहीं पे इस क्वेश्चन को देखते। तो हमारा क्या, आर अल्फा की वैल्यू यहाँ पे दो इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन मिल गया बेटा, और एक इक्वेशन हमारा क्या होगा, एफ माइनस एफ आर इक्वल टू एम ए सेंटर ऑफ मास। ये हमारा क्या है,
मान लेते हैं, इसी को पहला मान ले और इसको एफ माइनस एफ आर एफ माइनस एफ आर सॉरी बेटा, यहाँ पे देखो ये प्लस होगा, ये प्लस, तो एफ प्लस एफ आर इक्वल टू क्या आ रहा है, m/2 ये सेंटर ऑफ मास। दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ से एफ आर 2f इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 3/2 m। ए सेंटर ऑफ मास, यानी ए सेंटर ऑफ मास जब लिखना होगा तो ये क्या हो जाएगा, ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कितना होगा बेटा, 4f/3m। यहाँ से अगर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो फ्रिक्शन आ जाएगा -f/3। यानी जब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमारी निगेटिव आ गई तो जो एज्यूम डायरेक्शन था वो गलत हो गया बेटा, जो एज्यूम डायरेक्शन था वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, f/। क्लियर है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग एक अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है, ये सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर जिसका मास m है बेटा, और ये सरफेस क्या है, सफिशिएंटली रफ, सफिशिएंटली रफ है, और इसका रेडियस क्या है, रेडियस कैपिटल आर है, और ये मोशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, एक फोर्स एफ है जो कांस्टेंट फोर्स एफ है, जो कितनी दूरी पे लग रहा है, ये r/2। ठीक है, ये क्या है, सॉलिड स्फेयर। स्फेयर का मतलब क्या होता है, ये बॉडी क्या है, सॉलिड स्फेयर। यहाँ पर लिखेंगे मोशन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ए कांस्टेंट फोर्स F applied as shown, then find a center of mass, and friction developed when motion is pure rolling यहाँ पे मोशन पहले से ही मान लेंगे कि यहाँ मोशन क्या है बेटा, प्योर रोलिंग है। when motion is pure rolling, then find work done by friction
आल्सो फाइंड वर्क डन बाय यफ आल्सो फाइंड पावर डेवलप बाय फ्रिक्शन। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। यहाँ पे भी हमारा, चूंकि मोशन प्योर रोलिंग है तो हमारा दो कंडीशन बन जाता है। एक इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और दूसरा सेंटर ऑफ मास। तो इजी वाला पहले हम लोग देखेंगे, हम लोग अबाउट इंस्टैन्टेनियस सेंटर ऑफ मास देखेंगे, क्योंकि हमें पहले से ही फ्रिक्शन का डायरेक्शन फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेथड 1 देखेंगे बेटा। मेथड फर्स्ट, concept of using concept of instantaneous axis of rotation। चलो यहाँ पे हमारा सिलेंडर है, सॉरी स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर, ठीक। और यहाँ पे अगर इसका पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं एक बार, तो ये फोर्स यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है और यहाँ से r/2 दूरी पे फोर्स F लग रहा है। ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है। अगर यहीं से क्या हमारा पास होगा mg, और इसका रिएक्शन फोर्स अपवर्ड n डायरेक्शन नॉर्मल फोर्स, और क्या करेगा, ये एक्सिस हमारी पास करे यहीं से, और इसे क्या बोलेंगे, इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसी के अबाउट हम लोग क्या लगाएंगे, टाउ इक्वल टू आई पी लगाएंगे। तो पहले ही हम लोग देखते हैं क्या लगाते हैं। तो टी पी इक्वल टू आई पी अल्फा, और टाक कितना हो जाएगा बेटा, एफ फोर्स उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कितना हो गया, r/2a कितना हो गया, यही डिस्टेंस होगा। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3r/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आईपी कितना होगा बेटा, स्फेयर है तो 2/5 mr² प्लस, अब इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो गया, प्लस उसके r दूरी ट्रांसफर करेंगे तो mr² और अल्फा। कितनी बातें क्लियर हुई। चलो अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 3/2 FR इक्वल टू 5/2, और ये 7/5 mr² अल्फा। और यहाँ से r से इस r को कट कर देंगे, और r अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं। कौन अधिकार दिया है इसका, क्योंकि मोशन हमारा क्या है बेटा, प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग के वजह से ये हम लोग लिख पा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2 F इक्वल टू 7/5 m, ए सेंटर ऑफ मास,
अगर एफ की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है तो एफ किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 14/50 MA सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पे देखो बेटा, जो हमारा अगर ये सिलेंडर स्मूथ होता तो यह बराबर एम में होता। अगर सिलेंडर स्फीयर स्मूथ होता तो हमारा जो एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके बराबर होता है? एफ बराबर एम में। यह बराबर एम में होता, पर ये क्या उससे कम है? यानी जब एक्सेलरेशन कम हुआ है यानी फ्रिक्शन हमारा किस डायरेक्शन में लगा होगा? हमारा फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता चल गया बेटा। फ्रिक्शन का डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक। और यहाँ से ए सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? ए सेंटर ऑफ मास 15/14 F/m, यही पूछा गया था। अब हमें फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। फ्रिक्शन कितना लगा होगा? तो फ्रिक्शन कितना लगा होगा बेटा? F माइनस F फ्रिक्शन इक्वल टू किसके बराबर होगा? मास टाइम एक्सेलरेशन। मास ए सेंटर ऑफ मास, ए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू हमें पता है, F माइनस एफ आर इक्वल टू 15F/m से m कट जाएगा, 15/14F। तो यहाँ से एफ आर इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? एफ माइनस इतना कर देंगे तो F/14। अब बात करते हैं कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे प्योर रोलिंग का कंडीशन है, तो प्योर रोलिंग के कंडीशन में क्या हो जाएगा? अल्फा आर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा? ए सेंटर ऑफ मास। तो जब भी हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करना हो, वर्क डन कैलकुलेट करना होता है बेटा, तो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो हमें क्या चाहिए होता है? इसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है, इसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है। तो एफ डॉट डी कैलकुलेट करते तो हमें क्या मिल जाता? वर्क डन बाई फ्रिक्शन मिल जाता। लेकिन इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या है? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मोशन क्या है? जीरो है, यानी बी सेंटर ऑफ मास। यहाँ वेलोसिटी ऑफ पी की बात करें तो ये भी क्या है? जीरो है। साथ साथ एक्सेलरेशन ऑफ पी भी क्या है? जीरो है। जब ये मूव ही नहीं कर रहा है पॉइंट, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर पावर डेवलप भी क्या होता है? पी इक्वल टू क्या होता है? एफ डॉट वी। अब यहाँ पे v भी जीरो है, तो पावर डेवलप्ड बाय फ्रिक्शन फोर्स भी हमेशा क्या होता है? हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब जब किसी भी रिजिड बॉडी के जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, हमें वर्क और पावर कैलकुलेट करने के लिए उसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी पता होना चाहिए। देन हम लोग एफ डॉट डी करके वर्क डन लिखते हैं, और एफ डॉट वी करके हम लोग क्या लिखते हैं? पावर डेवलप बाई द फोर्सेस लिखते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों जीरो है, यानी वर्क डन बाई फ्रिक्शन और वर्क डन बाई पावर डेवलप बाई फ्रिक्शन दोनों क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इस चीज को लिखेंगे बेटा। क्या लिखोगे? थोड़ा लिख लेते हैं। फॉर कैलकुलेटिंग work done and power developed by any force we need displacement and velocity of the point
of the point on which force is applied, then we find work done by force F dot D, work done by force, and power developed power F dot V. Respectively. Here contact point have no displacement and velocity, then work done by friction and power developed by friction both must be 0। ठीक है बेटा। अब क्या कर रहा है और क्या पूछा गया हमसे, वर्क डन बाय फोर्स एफ। इस फोर्स एफ द्वारा इस वर्क डन कैलकुलेट करना कैसे किया जाएगा। तो अब चूंकि ये पूरा रोलिंग हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और वेलोसिटी भी यहाँ पे क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट ही हमें। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग फाइंड कर जाए बेटा, तो एफ डॉट डी कैलकुलेट करके हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यानी जो वर्क एक किया होगा उसी के वजह से ये सिलेंडर का क्या, इस स्फीयर की काइनेटिक एनर्जी, स्फीयर काइनेटिक एनर्जी गेन किया होगा। ठीक, तो यहां पे लिख लेंगे टू फाइंड वर्क डन बाय फोर्स एफ, कैपिटल एफ द्वारा, वी नीड द displacement of point of application of force then वर्क डन बाई फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ डॉट डी। बट वी अवॉइड वी यूज वर्क एनर्जी थ्योरम टू फाइंड हम लोग क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन फाइंड करने की कोशिश करेंगे बेटा। तो वर्क डन बाई एफ किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और तो यहाँ पे दो चीजें आ गई, वर्क डन बाई एफ प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन, और एक किसके बराबर होगा बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ आई, आई कितना है 2/5
mr स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। या फिर अब यहाँ पे वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या है, जीरो है। हमें पहले से पता है वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या है, जीरो है। जब वर्क डन बाई फ्रिक्शन अगर जीरो है तो वर्क बाई फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस 2/10 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/10 एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर वर्क डन बाई फोर्स। अब यहाँ से वी सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, ए सेंटर ऑफ मास पता है तो क्या हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू यू 0 प्लस ए टी। ए कितना है, ए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितना कैलकुलेट किए थे बेटा, ए सेंटर ऑफ मास 15f/14f, 15f/14 v बराबर u प्लस ए टी, यही v हो जाएगा। तो वर्क डन बाई फोर्स कितना हो जाएगा बेटा 7/10 एम वी सेंटर ऑफ मास की जगह 15/14 एफ एम, यहां से कैलकुलेट कर। ठीक है बेटा, इतना हो गया। अब हम लोग कुछ आप लोगों को कुछ होमवर्क देंगे। यहाँ पे कुछ होमवर्क है जिसको आप लोगों को करना है, अगले क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग केस मोशन इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग देन फाइंड ए सेंटर ऑफ मास और एफ आर। यानी प्रीवियस में जो क्वेश्चन किया गया वैसे ही क्वेश्चन है, बस एफ का पोजीशन चेंज कर दिया गया है तीनों क्वेश्चन में। एक r/2 पे नीचे डायरेक्शन में एफ लग रहा है, यहाँ पे 2 एफ लग रहे हैं, 2 ओरिजेंटल फोर्स है जो सेंटर ऑफ मास के दोनों डायरेक्शन में f/2 डिस्टेंस पे लग रहे हैं। इन सारे केस में हमें क्या फाइंड करना है, ए सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है और फ्रिक्शन फोर्स, ये दोनों चीजों को फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, एक सिलेंडर है, स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, यहाँ पे म्यू इक्वल टू दिया है, यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू 0.2 दिया है। देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, फ्रिक्शन इन 0 to 2 सेकेंड, वर्क डन बाई फ्रिक्शन। पहले तो फ्रिक्शन फाइंड करोगे, एफ आर भी फाइंड ही करना पड़ेगा, फिर दूसरी बार क्या फाइंड करना पड़ेगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन कैलकुलेट करना। दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन है, क्या है कि एक फाइंड, ये जो सरफेस है क्या दिया है, स्मूथ दिया है, एक सिलेंडर दिया है जिसका मास m ले लो और रेडियस क्या है r है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है। ऐसे स्मूथ सरफेस पे क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का इनिशियल एक्सेलरेशन बताना है बेटा, यानी ए पी इनिशियल, ये कैलकुलेट करना है। इफ इज इट प्योर रोलिंग, क्या ये प्योर रोलिंग है, ये भी बताना है प्योर रोलिंग है कि नहीं है। आल्सो फाइंड अल्फा टेकिंग द टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड, अब क्या करना है हमें, टाउ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास अल्फा या फिर टाउ पी इक्वल टू आई पी अल्फा, दोनों को यूज करके हमें क्या कैलकुलेट करना है,
हमें अल्फा कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? अल्फा कैलकुलेट करना है। और एक कह रहा है कि वी गेट डिफरेंट रिजल्ट। अब ये दोनों दोनों केस में जो अल्फा आएगा बेटा उसका रिजल्ट डिफरेंट आएगा। हमें बताना है विच वन इज करेक्ट, इसमें से कौन करेक्ट होगा, कौन सा अल्फा करेक्ट होगा और क्यों। ये भी बताना है कि कौन सा अल्फा करेक्ट होगा और क्यों होगा। विच वन इज करेक्ट एंड वाई। नाउ अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। अब क्या करना है? सूडो फोर्स का कंसेप्ट अप्लाई करना है। देन हमें फाइंड करना है, सूडो फोर्स का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे और ये जो एक्सेलरेशन मिल रहे हैं उसको पॉइंट पी के रेस्पेक्ट में न कैलकुलेट करके, इस वाले कंडीशन में पॉइंट पी के रेस्पेक्ट में न कैलकुलेट करके पॉइंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे। तब देखेंगे कि आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, पॉइंट दैट विल चेंज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ओनली देन द रिजल्ट मैच। और जब उसको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो हमारा रिजल्ट मैच कर जाएगा। इस चीज को भी हमें देखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ये क्या है? सिलेंडर है, रोल कर रहा है किसमें? स्मूथ सरफेस पे। स्प्रिंग इज एट नेचुरल लेंथ, और ये स्प्रिंग क्या है? नेचुरल लेंथ पे है। वी सेंटर ऑफ मास वी नॉट के बराबर है और ओमेगा इक्वल टू क्या है? वी नॉट टू आर के बराबर है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब क्या हो रहा है? ओमेगा टू आर इक्वल टू वी, यानी यहाँ पे फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही है। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग एंड एक्सेलरेशन। और एक बताना है मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हो रहा है स्प्रिंग में, और उस कंप्रेशन के पोजीशन पे मैक्सिमम कंप्रेशन के कंडीशन में तुम्हें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फाइंड द स्प्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का ये पी मान लो, तो इसका इसकी वैल्यू फाइंड करना है ऑन मैक्सिमम, ऑन मैक्सिमम कंप्रेशन के केस में। ठीक, और ये बताना है कि क्या ओमेगा चेंज करेगा, और उसी क्वेश्चन को रिपीट करना है जब हमारा सरफेस क्या सफिशिएंटली रफ हो एंड मोशन क्या हो? प्योर रोलिंग हो। यहाँ भी सेंटर ऑफ मास दिया है, ओमेगा दिया है, और उस समय हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। रिजल्टिंग एसएचएम का क्या फाइंड करना है बेटा? टाइम पीरियड। तो इन सारे क्वेश्चन को क्या करना है? आप लोगों को सॉल्व करके आना है होमवर्क के रूप में। ये क्वेश्चन पूरा देख लो। कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ए है, दूसरा क्वेश्चन ए है, तीसरा क्वेश्चन ए है, चौथा क्वेश्चन ए है, और 5वां क्वेश्चन। इन 5 क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करके आना है। सो थैंक यू बेटा। अगले क्लास में कुछ अलग कंसेप्ट सीखेंगे।